सावन का महीना अपने पूरे रंग में था। आसमान पर घने काले बादलों ने डेरा जमा रखा था और लगातार हो रही बारिश से पूरा गांव हरियाली से भर उठा था। लेकिन इसी खूबसूरत मौसम के बीच गांव रामगढ़ का एक किसान गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसका नाम धर्मपाल था। वो अपनी पत्नी कमला के साथ गांव के किनारे बने छोटे से घर में रहता था। इस बार उसने पूरे मन से अपने खेत में आलू की खेती की थी। मेहनत रंग लाई और फसल भी उम्मीद से कहीं बेहतर हुई। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस साल गांव के ज्यादातर किसानों ने भी आलू की ही खेती की थी। मंडी में आलू की इतनी भरमार हो गई कि व्यापारियों ने उसके दाम मिट्टी के मोल कर दिए। धर्मपाल की महीनों की मेहनत अब उसे भारी चिंता में डाल चुकी थी। धर्मपाल भारी कदमों से घर के अंदर आया। उसके चेहरे की उदासी देखकर कमला समझ गई कि मंडी से लौटते वक्त उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। क्या बात है जी, सुबह से आपका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ है। मंडी में आज फिर से सही दाम नहीं मिला क्या? धर्मपाल ने हल्की सी कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। इस बारिश ने खेतों को तो खूब सींच दिया, लेकिन हमारी किस्मत जैसे सूख गई हो। सोचा था इस बार अच्छी फसल से घर की हालत सुधर जाएगी, मगर मंडी में आलू की कोई कीमत ही नहीं बची। कमला ने उसका साहस बढ़ाते हुए कहा, आप इतना मन छोटा मत कीजिए। हर साल हालात एक जैसे नहीं रहते। हो सकता है कुछ दिनों बाद भाव बढ़ जाए। काश ऐसा हो जाता, लेकिन इस बार पूरे इलाके के किसानों ने आलू ही बोया है। मंडी में चारों तरफ आलू के बोरे पड़े हैं। व्यापारी हमारी मजबूरी देखकर मनमाने दाम बोल रहे हैं। जितनी लागत लगी है उसका आधा भी नहीं निकल रहा। कमला कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, तो अब हम क्या करें? आपका क्या इरादा है? क्या इतने कम दाम पर सारे आलू बेच देने चाहिए? धर्मपाल ने बिना एक पल गवाए सिर हिला दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी महीनों की मेहनत को मिट्टी के मोल नहीं बेच सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक सही दाम नहीं मिलेंगे आलू घर के गोदाम में ही रखूंगा। कमला के चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। लेकिन सोचिए, घर में इतने सारे आलू आखिर कब तक रख पाएंगे? बाहर लगातार बारिश हो रही है। अगर ज्यादा दिन ऐसे ही पड़े रहे तो नमी लग जाएगी और आलू सड़ने लगेंगे। उस हालत में तो हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। धर्मपाल कुछ देर चुप रहा। बाहर बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और फिर दृढ़ आवाज में बोला, तुम्हारी बात गलत नहीं है कमला, लेकिन इस अपमानजनक दाम पर फसल बेच देना उससे भी बड़ा नुकसान होगा। मैं अपनी मेहनत की कीमत यूं खत्म नहीं होने दूंगा। मुझे भरोसा है भगवान हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। धर्मपाल का फैसला सुनकर कमला शांत हो गई। उसे चिंता तो थी, लेकिन अपने पति की मेहनत और इरादे पर भरोसा भी उतना ही था। दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही फैसला आने वाले दिनों में उनकी किस्मत बदलने वाला है। धर्मपाल ने उसी दिन अपने सारे आलूओं को मंडी ले जाने का इरादा छोड़ दिया। धर्मपाल और कमला ने आलू के सभी बोरे घर के पीछे बने गोदाम के कोने में रख दिए, ताकि जब भी बाजार में सही भाव मिले तब उन्हें बेचा जा सके। अगली सुबह बारिश कुछ देर के लिए थम गई। धर्मपाल जरूरी सामान लेने गांव के मुख्य चौराहे की ओर निकल पड़ा। वहां पहले से कई किसान बैठे बातें कर रहे थे। उनमें भोलाराम और जग्गू भी शामिल थे, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने आलू बहुत कम दामों में बेच दिए थे। धर्मपाल को आते देखकर भोलाराम मुस्कुराया और ऊंची आवाज में बोला, अरे लो आ गए हमारे धर्मपाल भाई। क्यों भाई, तुम्हारे आलूओं के दाम आसमान तक पहुँचे या अभी भी गोदाम की शोभा बढ़ा रहे हैं? इतना सुनकर आसपास बैठे कई किसान हंस पड़े। अरे यार, हम तो मूर्ख निकले। जो भाव मिला उसी में बेचकर छुट्टी पाली। लेकिन धर्मपाल भाई तो लगता है व्यापारी बनने की तैयारी में हैं। शायद किसी बड़े सेठ का इंतजार कर रहे हैं।
धर्मपाल ने उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में बोला, मजाक उड़ाना आसान है भाइयों, लेकिन अपनी मेहनत को औने पौने दाम पर बेच देना मेरे बस की बात नहीं। तुम लोगों ने जो ठीक समझा वो किया, मुझे जो सही लगा मैंने वही फैसला लिया है। भोला राम ने हंसते हुए फिर ताना मारा। फैसला तो बड़ा बढ़िया लिया है, बस एक बात याद रखना, इस लगातार पड़ रही बारिश में अगर गोदाम में नमी लग गई तो तुम्हारे सारे आलू सड़ जाएंगे, फिर ना दाम मिलेगा और ना कोई व्यापारी तुम्हारे घर का रास्ता पूछेगा। और तुम्हें उस दिन समझ आएगा कि समय पर लिया गया छोटा मुनाफा बड़े नुकसान से कहीं बेहतर होता है। धर्मपाल ने गहरी सांस ली। समय हर इंसान की परीक्षा लेता है। हो सकता है आज मेरी बारी हो, लेकिन मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। जब तक उम्मीद बाकी है मैं हार नहीं मानूंगा। इतना कहकर धर्मपाल वहां से चुपचाप लौट गया। पीछे से किसानों की हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। घर लौटते समय पहली बार उसके मन में ये सवाल उठा, क्या सचमुच मैंने सच में आलू ना बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी? अगले दिन सुबह से ही आसमान पर फिर घने बादल छा गए थे। रिमझिम बारिश लगातार हो रही थी। धर्मपाल और कमला घर के बरामदे में बैठे चुपचाप बारिश को निहार रहे थे। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कभी उनकी नजर गोदाम की तरफ जाती तो कभी एक दूसरे की तरफ, लेकिन किसी के पास इस परेशानी का कोई हल नहीं था। कभी सामने से जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। धर्मपाल ने देखा तो सामने उसका मामा का लड़का गोपाल खड़ा था। राम राम धर्मपाल भैया, राम राम भाभी। अरे गोपाल, राम राम छोटे भाई, आओ आओ। अरे गोपाल भैया आइए, भीग क्यों रहे हो? बरामदे में आकर बैठिए। गोपाल मुस्कुराते हुए अंदर आया और चारपाई पर बैठ गया। तो कब आए शहर से? अचानक हमारे गांव का रास्ता कैसे याद आ गया? क्या बताऊं भैया, अब बाबूजी ने फरमान सुना दिया है। कह रहे थे बहुत साल शहर में काम कर लिया, अब गांव आ जा और अब तेरी शादी भी कर देते हैं। बस उनकी बात मानकर वापस आ गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब शादी में देर मत करना, हमें भी खुशखबरी का इंतजार रहेगा। हाँ भाई, अब घर गृहस्थी संभालने का समय आ गया है तेरे लिए। भैया घर पहुंचा तो बाबूजी ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि इस बार आलू के दाम इतने गिर गए कि आप बहुत परेशान हो। यह भी बताया कि आपने आलू मंडी में बेचने की बजाय गोदाम में रख दिए हैं। बस ये सुनकर मैं सीधे आपके पास चला आया। सोचा शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हाँ, मैंने ही मामा जी को सब बताया था। अगर बारिश ऐसे ही चलती रही तो गोदाम में नमी और सीलन बढ़ जाएगी। फिर धीरे धीरे सारे आलू सड़ने लगेंगे। उसके बाद तो उन्हें कोई मुफ्त में भी नहीं लेगा। यही डर मुझे हर वक्त सताता है गोपाल। एक तरफ औने पौने दाम, दूसरी तरफ आलू खराब होने का डर। समझ नहीं आ रहा किस रास्ते जाऊं। यही सोच सोच कर परेशान है। इतने कम दाम पर बेचने का मन नहीं मानता, और घर में ज्यादा दिन रखेंगे तो सड़ने का डर अलग है। भैया मुझे लगता है आपकी परेशानी आलू नहीं, उसे देखने का तरीका है। गांव के ज्यादातर लोग फसल बेचने का रास्ता जानते हैं, लेकिन उससे नई कमाई कैसे बनाई जाए ये बहुत कम लोग सोचते हैं। मैं कुछ समझा नहीं, खुलकर बता गोपाल, आखिर तेरे मन में चल क्या रहा है? भैया पिछले 4 साल से मैं शहर के एक मशहूर चाट भंडार में काम कर रहा था। वहां मैंने ऐसी करारी आलू टिक्की बनाना सीखा है कि लोग दूर दूर से सिर्फ उसका स्वाद लेने आते हैं। मुझे पूरा भरोसा है यही आलू जिन्हें आज कोई सही दाम नहीं दे रहा, वही हमारी सबसे बड़ी कमाई बन सकते हैं। धर्मपाल और कमला एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा था कि जिन आलूओं को पूरा गांव बोझ समझ रहा था, वही आखिर उनकी किस्मत कैसे बदल सकते हैं। शाम ढल चुकी थी। धर्मपाल का मन अब भी बेचैन था। सुबह से गोपाल की कही हुई बात उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। गोपाल, तू कह रहा है कि इन आलूओं से अच्छी कमाई हो सकती है। अब बता भी दे, इन आलूओं से कमाई कैसे होगी? भैया शहर में मैंने सिर्फ चाट बनाना नहीं सीखा, लोगों की पसंद भी समझी है।
वहाँ जिस आलू की कीमत कुछ रुपए होती है, उसी आलू की बनी एक प्लेट टिक्की चाट लोग कई गुना ज्यादा पैसे देकर खाते हैं। लोग आलू नहीं, उसका स्वाद खरीदते हैं। लेकिन ये शहर नहीं, गांव है गोपाल। यहाँ कौन ठेले पर आकर चाट खाएगा? यही तो सब सोचते हैं भैया। जरा बाहर देखिए, सावन का महीना है, ठंडी हवा चल रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में हर किसी का मन गर्मा गर्म और चटपटा खाने का करता है। अगर स्वाद दिल जीत गया तो लोग खुद चल कर आएंगे। बात में दम तो है। बरसात में बच्चे और बड़े सबसे पहले पकोड़े या चटपटी चीज ही मांगते हैं। मान लिया तेरी बात सही निकली, लेकिन ठेला, तवा, गैस, तेल, मसाले, दही, चटनियाँ, ये सब आएगा कहाँ से? मेरे पास तो अब एक पैसा भी नहीं बचा। उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। शहर में काम करते हुए मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। ठेला मैं लगवाऊंगा, तवा और बाकी सारा सामान भी मैं खरीदूंगा। आपको सिर्फ अपने आलू देने हैं। और मेहनत? मेहनत हम दोनों की होगी। दोनों मिलकर काम करेंगे। जो भी कमाई होगी, आधी आपकी और आधी मेरी। धर्मपाल कुछ पल तक सोचता रहा। ठीक है गोपाल, आज से ये काम हम दोनों का हुआ। अगर किस्मत बदलनी है तो कोशिश भी नई करनी होगी। यही भरोसा चाहिए था भैया। देखना, बहुत जल्द लोग मंडी में नहीं, हमारे ठेले पर इन आलूओं की असली कीमत चुकाएंगे। धर्मपाल के चेहरे पर कई दिनों बाद उम्मीद की हल्की मुस्कान लौट आई। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही तीनों काम में लग गए। भैया, आप गोदाम में जाकर सबसे बड़े, साफ और बढ़िया आलू अलग निकालिए। टिक्की का स्वाद अच्छे आलूओं से ही शुरू होता है। और भाभी, आप मेरे बताए हिसाब से 2 चटनियां तैयार कर दीजिए। एक हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की तीखी चटनी और दूसरी इमली गुड़ की खट्टी मीठी चटनी। साथ में दही को भी अच्छी तरह फेंटकर थोड़ा पतला कर लीजिए। बस स्वाद ऐसा होना चाहिए कि जो एक बार खाए दोबारा जरूर आए। गोपाल भैया, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जैसा तुमने बताया है वैसी ही चटनियाँ और दही तैयार मिलेगा। और मैं अभी गांव के बाजार से ठेला, तवा, गैस, तेल, मसाले और बाकी जरूरी सामान लेकर आता हूँ। धर्मपाल सबसे पहले अपने गोदाम में गया। उसने एक एक करके सबसे बड़े, ताजा और मजबूत आलू अलग निकालने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ गोपाल गांव के बाजार पहुंचा। उसने अपने बचाए हुए पैसों से एक पुराना लेकिन मजबूत ठेला खरीदा और बाकी जरूरी सामान भी लेकर घर लौट आया। गोपाल, आज तक इस गांव में किसी ने चाट का ठेला नहीं लगाया। अगर लोगों ने पसंद ही नहीं किया तो? भैया, डर को यहीं छोड़ दीजिए। जब इन मसालों की खुशबू गर्मा गर्म टिक्कियों के साथ इस ठंडी सावन की हवा में घुलेगी ना, लोग खुद चलकर हमारे ठेले तक आएंगे। असली जादू आलू नहीं, उनका स्वाद करेगा। गोपाल, तुम्हारे बताए हिसाब से हरी चटनी और इमली की मीठी खट्टी चटनी दोनों तैयार हैं। जरा चक्कर बताओ, स्वाद ठीक बना है या नहीं? वाह भाभी, बिल्कुल वही स्वाद है जिसकी जरूरत थी। तीखापन भी बढ़िया है और मिठास भी एकदम संतुलित। हमारी आधी जीत तो इन चटनियों ने अभी से पक्की कर दी। अब इनका क्या करना है? पहले इन्हें अच्छी तरह मैश करेंगे, फिर इनमें नमक, मसाले और थोड़ा सा अरारोट मिलाकर टिक्कियां तैयार करेंगे। उसके बाद सीधा गांव के चौराहे पे चलेंगे, जहां इस मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म खाने का करता है। कुछ ही देर में टिक्कियां बनकर तैयार हो चुकी थी। ठेले पर तवा, चटनियां, मसाले और बाकी सारा सामान सजा दिया गया। दोपहर तक आसमान फिर से बादलों से ढक गया। रिमझिम बारिश ने पूरे गांव में ठंडक घोल दी थी। ऐसे मौसम में लोग अपने अपने काम छोड़कर गांव के मुख्य चौराहे पर बने बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश का आनंद ले रहे थे। इसी बीच धर्मपाल और गोपाल अपना ठेला लेकर वहां पहुंचे। दोनों ने पेड़ के नीचे ठेला लगाया। इतने में दूर खड़े भोलाराम और जग्गू की नजर ठेले पर पड़ी। अरे जग्गू, जरा इधर तो देख। लगता है धर्मपाल ने खेती छोड़कर नया धंधा शुरू कर दिया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। जिन आलूओं को मंडी में कोई नहीं पूछ रहा था, अब उन्हें ठेले पर बेचकर अमीर बनने का सपना देख रहा है। धर्मपाल, ये नया तमाशा कब से शुरू कर दिया? और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ?
ये मेरा मामा का लड़का गोपाल है। शहर में कई साल चाट भंडार पर काम कर चुका है। उसी के कहने पर हमने आलू टिक्की चाट का ठेला लगाया है। अरे भाई, गांव के लोग 2 रुपए बचाने के लिए आधा किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, वो तुम्हारी ये शहर वाली चाट खाएंगे? भैया, किसी चीज की कीमत ग्राहक नहीं तय करता, उसका स्वाद तय करता है। बस एक बार हमारी टिक्की की खुशबू फैलने दीजिए, फिर देखते जाइए क्या होता है। अच्छा, तो अब खुशबू से ग्राहक आएंगे। चल भोलाराम, इनका सपना पूरा होने का इंतजार करते हैं। दोनों फिर हंसते हुए थोड़ी दूर जाकर खड़े हो गए। देखा, मैंने कहा था ना, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। भैया, जो लोग नया काम शुरू करते हैं उनका पहले मजाक ही उड़ाया जाता है, लेकिन जब वही काम चल पड़ता है तो यही लोग सबसे पहले तारीफ भी करते हैं। आप बस मेरा भरोसा मत टूटने देना। इतना कहकर गोपाल ने पहली टिक्की तवे पर रखी। गरम तवे पर पड़ते ही टिक्की की आवाज गूंजी और कुछ ही पलों में भुने मसालों और घी की ऐसी लाजवाब खुशबू हवा में फैलने लगी कि वहां खड़े लोगों के कदम अपने आप ठेले की तरफ मुड़ने लगे। तभी छतरी लिए सेठ हरीराम वहां से गुजरे। महक महसूस होते ही उनके कदम ठेले के सामने रुक गए। अरे धर्मपाल, आज क्या बना रहे हो? बड़ी लाजवाब खुशबू आ रही है। राम राम सेठ जी, आलू टिक्की चाट बनाई है, मात्र 20 रुपए। अगर इजाजत दें तो एक प्लेट चखकर जरूर बताइए। खुशबू ही बता रही है कि स्वाद भी कमाल का होगा। चलो, एक प्लेट बना दूं? गोपाल ने फुर्ती से करारी टिक्की तैयार की और सेठ हरीराम को परोस दी। पहला कौर खाते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, ऐसी करारी और स्वादिष्ट टिक्की तो मैंने शहर में भी कम खाई है। एक प्लेट और बनाओ और 2 घर के लिए पैक कर देना। बस फिर क्या था, सेठ हरीराम की तारीफ सुनते ही लोगों का संकोच टूट गया। जब चौधरी साहब दूसरी प्लेट मांग रहे हैं तो स्वाद सच में लाजवाब होगा। हमारे लिए भी जल्दी एक प्लेट तैयार करो। भैया, मेरे लिए भी एक प्लेट बना दो, तीखी चटनी ज्यादा डालना। हमारे लिए 2 प्लेट, दही थोड़ा ज्यादा रखना। देखते ही देखते ठेले के सामने लोगों की लाइन लग गई। कुछ ही घंटों में धर्मपाल और गोपाल की बनाई सारी आलू टिक्कियां बिक गई। पहले ही दिन ठेले पर उम्मीद से कहीं ज्यादा भीड़ उमड़ी और दोनों की इतनी कमाई हुई जितनी मंडी में पूरे बोरे बेचकर भी नहीं होती। गोपाल, अगर तू मेरे घर नहीं आता तो शायद मेरे सारे आलू गोदाम में ही सड़ जाते। सच कहूँ, तूने मेरी डूबती नैया पार लगा दी। ऐसा मत कहिए भैया, मैंने सिर्फ एक रास्ता दिखाया था, उस पर भरोसा करके चलने की हिम्मत आपने दिखाई। अगर आपकी मेहनत और भाभी के साथ का साथ न होता तो ये ठेला पहले ही दिन इतना कामयाब कभी नहीं होता। उधर थोड़ी दूर खड़े भोलाराम और जग्गू ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जग्गू, आज समझ आया कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। हमने तो डर कर अपने आलू औने पौने दाम पर बेच दिए और धर्मपाल ने अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। हमारा तो नुकसान हो ही गया, लेकिन घर में अभी भी कुछ अच्छे आलू पड़े हैं। समझ नहीं आ रहा उनका क्या करें। धर्मपाल और गोपाल की नजर उनकी तरफ पड़ गई और उनकी बात सुन ली। भोलाराम भाई, अगर आप चाहें तो घर में जो अच्छे आलू बचे हैं वो हमें दे दीजिए, लेकिन इस बार मंडी वाले नहीं, आपकी मेहनत के सही दाम मिलेंगे। धर्मपाल की बात सुनकर भोलाराम और जग्गू कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। बिल्कुल भैया, और अगर गांव के किसानों के आलू हमारे काम आएंगे तो किसी की मेहनत का नुकसान भी नहीं होगा, सबको उनकी फसल का सही दाम मिलेगा। भोलाराम, देख, जिस इंसान का हम मजाक उड़ा रहे थे वही आज सबसे पहले हमारी मदद के लिए खड़ा है। धर्मपाल भाई, हो सके तो हमें माफ कर देना। हमने तुम्हें बहुत कुछ सुनाया, तुम्हारा मजाक उड़ाया। आज समझ आया कि बड़ा इंसान वो नहीं होता जिसके पास ज्यादा पैसा हो, बड़ा वो होता है जिसका दिल बड़ा हो। अरे भाई, गांव में रहने वाले लोग एक दूसरे का सहारा होते हैं, दुश्मन नहीं। पुरानी बातें यही खत्म करते हैं। अब से हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत तभी असली रंग लाती है जब उसके साथ नई सोच,
सही फैसला और अपनों का साथ हो। VTV Tunes